So good morning everyone. I welcome you all to Saurabh Pandey UPSC YouTube चैनल के अंदर. If you are preparing for civil service examination, ज़रूर से चैनल से जुड़े. 5 AM सीरीज ऑलरेडी आप लोग की हो चुकी है, ठीक है. वॉइस आई होप क्लियर है. एक बार जस्ट कमेंट सेक्शन में आप लोग हाईलाइट कर देना. तो पहला टॉपिक है अर्थक्वेक के ऊपर है. अर्थक्वेक इन तिब्बत क्यों है. तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक दैट वी विल डिस्कस. अर्थक्वेक का ये मतलब क्योंकि इसमें कुछ एस्पेक्ट है जो हमें जानना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारे ट्रिमर्स आए हैं, लगभग 20 के आसपास जो रिपोर्ट्स हैं उसमें ये चीज़ हाईलाइट आपकी की गई है कि लगभग 20 के आसपास ट्रिमर्स हैं, जो कि अगेन इसका जो फेनोमेना है उसका हमें पता होना चाहिए. तो वी विल डिस्कस अबाउट इट. तो इसके बारे में विल डिस्कस. फिर ये सेनोबायो क्या है, फिर भारत पोल है ना, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड. एआई गवर्नेंस इन इंडिया के कंटेक्स्ट में है. इसके बाद माइक्रो आरएनए का जो साइंस टेक का टॉपिक है. ज्योग्राफी का अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ये कवर करेंगे. और फिर अर्थक्वेक दोबारा से कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं. फिर ग्रीनलैंड के बारे में डिस्कस करेंगे. अब आप चाहो तो देख लेना, पूरे यूट्यूब में सर्च करना किसने एक्सप्लोरिंग ग्रीनलैंड किया है और किसने AMOC आपको डिटेल में पढ़ाया है. अब ये डिफरेंस होता है. अगर इस डिफरेंस को आप समझ जाओगे तो क्वालिटी ऑफ कंटेंट को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. आप जान सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो है किस तरीके से मैटर करता है टॉपिक को एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूपीएससी के कंटेक्स्ट में. ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं. एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ऑन शेपिंग क्लाइमेटिक पैटर्न ऑफ द रीजन. ठीक है, 15 नंबर में लिखना है, जरूर से लिखिए. आकलन प्लस का आप हिस्सा जरूर से बने. आकलन प्लस में क्या है कि आप अपने आंसर लिख के जो मैंने सेट दिए हैं उसमें आप अपलोड कर सकते हो, तो आपका इवेल्युएशन हो जाएगा. उसमें आपके पास ऑप्शन होता है जिसमें 5 क्वेश्चन लिख के अपने हिसाब से क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं. मैं भी क्वेश्चन देता हूं, जैसे कुछ सेट मेरे क्वेश्चंस के होते हैं, कुछ सेट जो हैं जो आप खुद से अपना अपलोड कर सकते हैं. 5 क्वेश्चन का एक PDF बना के अपलोड कर सकते हैं. ठीक है, कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं. प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं. राम भोग रिसेंटली न्यूज़ है, किससे एसोसिएटेड है, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं. आज तीसरी क्लास आपकी होगी और ये एग्रीकल्चर फॉर GS होगा. इसके अलावा पासेस और रिवर्स का वीडियो भी मैं आज आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा रिलेटेड विथ ज्योग्राफी. ठीक है, इसके वीडियोस ये पूरे वीक का आपके लिए है. क्रैश कोर्स ऑन प्रीलिम्स, और इसमें ओल्ड NCERT, इसके बाद मैपिंग खत्म करने के लिए बाद ज्योग्राफी की ओल्ड NCERT को कवर करेंगे, जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स NCERT है, आसान नहीं है. वो मैं कवर करना स्टार्ट करूँगा. बहुत अल्टीमेट है, उसको मिस मत करना. पिछली बार जितने ज्योग्राफी के स्टैटिक क्वेश्चन थे सब उस NCERT से हो जाएंगे. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है. ठीक है, ये पॉइंट अगेन आपको ध्यान में रखना है. ज्वाइन करने के लिए इस क्रैश कोर्स के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ये नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं. यूज़ दिस कोड UPSC25. वहाँ पे जो अमाउंट है दैट विल रिड्यूस बाय 50%. शुरू करते हैं. अर्थक्वेक इन तिब्बत में जो अर्थक्वेक आया उसकी वजह से लगभग काफ़ी सारे जो लोग हैं. एक मिनट, ये क्या हो गया. जस्ट अ मिनट. क्या हो रहा है. ठीक है, अर्थक्वेक है तो अर्थक्वेक क्या है. देखो, अर्थक्वेक के कंटेक्स्ट में जो थ्योरीज हम लोग पढ़ते हैं, वाई अर्थक्वेक इन तिब्बत, अब स्पेसिफिक पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं. अब जैसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, उसके बारे में कई बार हमने लाइक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर देखा जाए तो पूरा जो, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट, तो पूरा जो विश्व है ऐसे आप डिफरेंट प्लेट में डिवाइडेड है. प्लेट्स की अगर बात किया जाए तो इसमें जो है क्या क्रस्ट, जो अपर लेयर है एटमॉस्फेयर की, सॉरी अर्थ की,
क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, तो ये हिस्सा है, ये मिलकर बनाता है प्लेट्स को। तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स जैसे इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अरेबियन प्लेट, और ये आपस में इंटरेक्ट करती हैं। जैसे मान लो पास आती हैं तो उन्हें बोलते हैं कन्वर्जेंट, और अब दूर जाएंगे एक दूसरे से तो बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे देखोगे तिब्बत के अलॉन्ग ये हिमालयन रीजन है, हिमालयन रीजन में यहाँ पे ये दो प्लेट्स हैं, एक यूरेशियन प्लेट है और एक इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इस वजह से हिमालयन रीजन के अलॉन्ग आप यू कैन से कि क्योंकि जो प्लेट्स मूव कर रही हैं तो उसकी वजह से काफ़ी अधिक जो मूवमेंट है, तो सिस्मिसिटी या फिर अर्थक्वेक की पॉसिबिलिटी आपकी बनी रहती है। ये थोड़ा से पॉइंट्स याद रखने हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट इन जनरल, तो जैसे मान लो दो प्लेट्स हैं, सपोज एक प्लेट ये है, दूसरी प्लेट ये है, और ये जो प्लेट है इसके नीचे ऐसे जा रही है, ठीक है, ये ऐसे नीचे जा रही है, जिसे हम एक शब्द यूज़ करते हैं, दैट वी कॉल इट एज, वी यूज़ द टर्म कॉल्ड एज सबडक्शन। सबडक्शन शब्द हम यूज़ करते हैं। तो ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, मतलब ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट है। तो यहाँ पे जो प्लेट है नीचे की तरफ जा रही है और यहाँ सबडक्शन आपका हो रहा है। तो ये जो रीजन है ये अर्थक्वेक प्रोन जो है वो आपका हो जाता है, अर्थक्वेक प्रोन होता है। आपकी अगर ज्योग्राफी अच्छी है तो आप बताओ जियोसिंक्लाइन क्या होता है। माउंटेन फॉर्मेशन में ये टर्म यूज़ होता है जियोसिंक्लाइन। तो यहाँ पे ये सब सारे जितने भी ये कंसेप्ट हैं, कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको मैं जो कवर करूँगा क्रैश कोर्स में, ये सब पढ़ाऊँगा। ओल्ड एनसीईआरटी में सब कंसेप्ट बहुत अल्टीमेट दे रखे, क्लाइमेटोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, पिछली बार प्रीलिम्स में जो प्रश्न आए थे सारे उसी से थे। तो ये ध्यान में रखना। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक क्या है कि यहाँ तो चलो हिमालयन रीजन के अलॉन्ग तो हमने देख लिया, लेकिन स्पेसिफिक क्या है, लहासा जो ब्लॉक है। तो यहाँ पे कहा गया कि जो ये ब्लॉक एक प्रकार से, जैसे कोई भी चीज़ है और उसका जो एक सर्टन ब्लॉक एक हिस्सा है, लहासा ब्लॉक कहते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक स्ट्रेस है, मतलब प्लेट की मूवमेंट की वजह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक प्रकार से जो टेक्टोनिक स्ट्रेस है, स्ट्रेस का मतलब या तो जो ब्लॉक है वो स्ट्रेच सा हो रहा है, तो इस वजह से क्या है कि उसमें जो स्ट्रेस, मतलब किसी चीज़ को आप खींच रहे हो सडनली वो टूट जाए, तो उस वजह से जो मूवमेंट है वो देखने को मिलता है। तो लगभग 20 के आसपास इसी वजह से वहाँ पे ट्रिमर्स जो हैं देखने को मिले हैं। सो यहाँ पे जो ऑनगोइंग कोलिजन है इंडियन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट की बात करें, जिसकी वजह से हिमालय का फॉर्मेशन भी हुआ है, बड़े बड़े अर्थक्वेक तिब्बत के अंदर आए हैं। अब ये भी कोई छोटा नहीं, ऑलमोस्ट 7 के आसपास रिक्टर स्केल में इसका मापा भी गया है। इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जो है आपका कोलाइड भी कर रही है। और यहाँ पे एक शब्द मेंशन है, दैट इज स्लैब टीयर। अब ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो स्लैब टीयर की बात है। अगर देखो स्लैब टीयर अगर आपको समझना है, तो कभी आपने जब आइसक्रीम खाई होगी, तो जो स्कूप होता है, जैसे आइसक्रीम का ब्रिक है, ठीक है, जैसे आइसक्रीम का ऐसा ब्रिक होता है, और जो स्कूप होता है, स्कूप से ऐसे एकदम छीलते हैं, ऐसा निकालते हैं, ठीक है, ऐसा निकालते हैं, एक स्कूप निकाला एकदम, है ना। ऐसे ही आप मानो कि जो अपर क्रस्ट है, इंडियन प्लेट है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वो डिटैच हो रहा है फ्रॉम इट्स डेंसर लोअर लेयर। और इस है ना, तो मतलब क्या रहा है कि जैसे मान लो ये ऊपरी ये एक हिस्सा है, जैसे मैं इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फॉर एग्जांपल एक हिस्सा आपका ये है और फिर दूसरा हिस्सा आपका इसके ऊपरी जो हिस्सा है ये है। तो ये दो हिस्से जो हैं, ये ऊपरी हिस्सा जो है वो डिटैच हो रहा है, डिटैच हो रहा है। और ये जो प्रोसेस है इसको स्लैब टीयर बोलते हैं। अब ये चेक करना किस यूट्यूब चैनल में कवर्ड है, ज्योग्राफी के महारथी ही इसको देख के ही यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है, देखा देखी बहुत चलती है आजकल। तो ये आप लोग देखना। तो यहाँ पे प्रश्न देखो कहाँ बनेगा, ये इसमें न्यूज़पेपर में ये चीज़ जो है नहीं दे रखी है, ये रिसर्च का काम है। टीचर को रिसर्च करना है कि भाई ये यूपीएससी के लेवल तक कंटेंट लेकर जाना है, तो कहाँ यूपीएससी जो है पूछ सकता है। तो यहाँ ज्योग्राफी का कंसेप्ट इमर्ज होता है जिसे हम स्लैब टीयर जो है बोलते हैं, ठीक है, स्लैब टीयर। अब मैं बार बार ऐसे बोलता हूँ कि आप बड़े बड़े जो चैनल्स में बहुत सारे व्यूज़ और ये सब जो आते हैं, तो वहाँ पे आप कंटेंट की क्वालिटी अगर चेक करना तो चेक कर लेना, स्लैब टीयर कवर्ड नहीं होगा। और भी टॉपिक्स में बताऊँगा जो कवर्ड नहीं होगा अपने। बाकी जो जनरल टॉपिक है, डायरेक्ट टॉपिक है, तो सभी पढ़ाते हैं। स्लैब टीयर का कंसेप्ट आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट है कि ये स्लैब टीयर के प्रोसेस की वजह से इंडियन प्लेट डिटैचेस फ्रॉम इट्स डेंसर लोअर, और इसकी वजह से सिस्मिसिटी जो है देखने को मिलती है। दिस टियरिंग प्रोसेस, ये टियरिंग प्रोसेस है, ये तिब्बत को दो भागों में बांट रहा है, और ये इसकी वजह से जो क्रैक डेवलप हो रहा है, विच इज़ अगेन रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थक्वेक के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल आपका है। सो जो स्टडिंग अर्थक्वेक वेव्स, डीप लेयर्स, गैस एमिशंस, ये चीज़ें की जाती हैं अर्थक्वेक के वेव्स को जो स्टडी करना, पी वेव, एस वेव्स जो हैं उसको स्टडी करना, फिर डीप लेयर अर्थक्वेक को स्टडी करना, नीचे जो अर्थक्वेक आया, गैस एमिशंस, उस बेसिस में कई चीज़ें कंक्लूड आपकी की जाती हैं।
अब यहाँ पे देखो ये प्लेट्स, आप देखो ये इंडियन प्लेट है, ये एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, और ये इंडियन प्लेट इस तरीके से नीचे जा रहा है। ये आप कह सकते हो यहाँ पे सबडक्शन होता है, और ये हिमालयन का फॉर्मेशन इस तरीके से आपका हो रहा है। ये कुछ पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया यूएस टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर सोनो बायोस। तो ये तो चलो एक न्यूज़ है कि इंडिया यूएस जो है इसको सोनो बायोस जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, को प्रोडक्शन जो इसका करेंगे। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैकिंग सबमरीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना, अगर आपसे पूछे सोनो बायोस ये रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो सबमरीन को ट्रैक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो चाइनीज़ प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन, वो एक मैटर ऑफ कंसर्न है, उसको ट्रैक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इंडिया यूएस अंडर मेक इन इंडिया प्रिंसिपल के माध्यम से ये प्रोड्यूस करने की बात की। तो बहुत सारे मिलिट्री प्लेटफॉर्म में कंपैटिबल है, और यहाँ पे क्वाड जो ग्रुप है, खासतौर से इंडिया यूएस ऑस्ट्रेलिया जापान की बात करें, तो उस पर डिफेंस टाई को स्ट्रेंथन करने के लिए ये प्रयास किया गया। तो हम जो सोनो बायोस हैं, ये किस लिए यूज़ होता है, तो ये एक तो इंडिया यूएस इसको डेवलप भी कर रहे हैं, खासतौर से मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि जो चाइना का प्रेजेंस है इंडो पैसिफिक रीजन को के अंदर, और वो खास तौर से जो अपनी पनडुब्बी अंदर डाल के सर्विलियंस कर रहा है, उसको काउंटर करने के लिए बहुत आपके हेल्पफुल रहेगा। तो ये सोनो बायोस बेसिकली ये सोनर बायो जो एयरक्राफ्ट से ड्रॉप ऐसे किया जाता है, जैसे ये देख सकते हो आप, इस टाइप से ये जो है ये ड्रॉप किया जाता है, और ये ड्रॉप इस टाइप से जाएगा, ऐसे रीच करेगा, और एक यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ से जाके कई चीज़ें डिटेक्ट करेगा, जैसे एक मल्टीपल हाइड्रोफोन्स इसमें होते हैं, और रेडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं, और अंडर वाटर सोनोबाय सेपरेटेड इनटू 2 पार्ट्स हेल्ड टुगेदर, है ना, 2 भागों में बढ़ जाता है, एक तो ऊपर रहता है और एक नीचे चला जाता है। और उस बेसिस में मान लो कि इफ़ दे वांट टू स्टडी अबाउट कि अच्छा कोई सबमरीन है या कुछ ऐसा चेंजेस है, तो प्लेन में इसका ट्रांसमीटर होता है, वहाँ से जानकारी हो जाएगी कि हाँ यहाँ पे कुछ दिक्कत है, इसके अंदर है। तो ये सोनोबायोस का प्रिंसिपल है, जिसके माध्यम से ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भारत पोल का कंसेप्ट है। भारत पोल क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी में इस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसके माध्यम से जो इंडियंस हैं दे कैन, इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं दे कैन कनेक्ट विथ इंटरपोल। इससे जो अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन और डेटा एक्सचेंज जो है किया जा सकता है। तो सेंट्रलाइज डेटाबेस है, मतलब जो भी क्रिमिनल इन्फॉर्मेशन है एक जगह पे है, और लॉ इन्फोर्समेंट अक्रॉस इंडिया जो एजेंसीज है उसको एक्सेस कर सकती हैं। रियल टाइम अपडेट है, इंस्टेंट नोटिफिकेशन भी होगा, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है ना, इजीली यूज़ किया जा सकता है। और जैसे भारत पोल है, तो इसमें मेन एम है कनेक्टिंग एजेंसीज, डेटा एक्सचेंज, रियल टाइम अलर्ट्स किया जा सकता है, और इसके माध्यम से जो इंटरपोल है उससे भी कनेक्ट किया जाता है, मतलब इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए भी काफ़ी ये हेल्पफुल है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखते हैं, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया गया, जिसके माध्यम से एआई गवर्नेंस आपका किया गया। तो एआई जो टॉपिक, देखो आपको ये चीज़ सीखने, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता देता हूँ कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड है। अभी मैं साइड में लिखता नहीं हूँ, बट आपको ये चीज़ सीखनी है कि कौन सा टॉपिक किससे रिलेटेड। अब एआई गवर्नेंस है, तो ये पॉलिटी और साइंस टेक को कंबाइन करके भी हम देख सकते हैं, या साइंस टेक के अंदर भी यूज़ हो सकता है, पॉलिटी का टॉपिक भी जीएस पेपर 2 के अंदर हो सकता है। सो एआई गवर्नेंस इन इंडिया की अगर बात करें, तो एआई गवर्नेंस पैनल जो है ये आपका यूनियन गवर्नमेंट पैनल क्रिएट किया गया है, इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी है, रिकमेंडेशन टू फॉर्म अ कमेटी, जिसके माध्यम से एआई रूल्स और है ना जो एनफोर्स किया जाए एआई रूल्स को, और इफेक्टिव गवर्नेंस इंश्योर किया जा सके। इंडिया एआई मिशन एडवाइजरी ग्रुप भी इज सीकिंग पब्लिक इनपुट ऑन एआई गाइडलाइन रिपोर्ट। इंडिया की जो एआई मिशन एडवाइजरी ग्रुप है वो भी लोगों का इनपुट और ये सब भी मांग रही है, मतलब है ना कि किस टाइप से हमें करना चाहिए। देखो मेनली एआई को कैसे हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके कई पॉजिटिव भी हैं बट कई रिस्क भी हैं। मतलब जो एआई बेस्ड रिस्क हैं उसको एसेस करना, इक्विटेबल और इथिकल बेस्ड एआई को यूज़ कैसे करें, मतलब कैसे ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी, प्राइवेसी, ह्यूमन सेंटर्ड वैल्यू, इंक्लूसिव इनोवेशन, डिजिटल गवर्नेंस। अगर ये शब्द अगर आपको याद है तो कभी भी एआई बेस्ड गवर्नेंस पे कोई प्रश्न आता है तो आप अच्छे से आंसर कर सकते हो कि मतलब एआई का यूज़ होना, ट्रांसपेरेंसी, डेटा कहाँ से यूज़ हो रहा है उसको एआई को जनरेट करने के लिए, ये सिस्टम जो डेवलप हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी, सेफ्टी, प्राइवेसी, फेयरनेस, ह्यूमन सेंटर्ड वैल्यू, इंक्लूसिव इनोवेशन, डिजिटल गवर्नेंस, ये सब चीज़ें क्या हैं कि ये सर्टेन प्रिंसिपल्स हैं। एआई गवर्नेंस पे कभी भी प्रश्न आता है तो यू नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस प्रिंसिपल्स। ये फैक्ट आपको याद रखना है। सो इनोवेशन पे कैसे फोकस करना, एक सही तरीके से एआई का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना जिससे कि पूरा समाज एक तरीके से इससे बेनिफिट हो, इस पर फोकस जो है ये कमेटी के माध्यम से किया जाएगा। वी नारायण जो है वी नारायण जो हैं वो इसरो के नए चेयर मैन बनाए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं माइक्रो आरएनए के कंटेक्स्ट, यहाँ से जो टॉपिक मैंने पिक किया दैट इज रिलेटेड विथ माइक्रो आरएनए। माइक्रो आरएनए क्या है, तो ये व्हेन यू टॉक अबाउट द माइक्रो आरएनए है ना,
देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जो हमेशा से ध्यान में रखनी है कि जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स हैं ना वो स्पेसिफिसिटी पर बहुत रहते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड पे होते हैं, अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड होते हैं, और इसका जो सोर्स है वो न्यूज़पेपर ही है। मतलब एक स्टैटिक पार्ट आपको कवर करना है, जैसे मैं साइंस टेक का बेसिक्स भी कवर करा रहा हूँ सेपरेट कोर्स के माध्यम से, और प्लस एडवांस टॉपिक भी वो होंगे। साइंस टेक में 15 से 18 प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं प्रीलिम्स में। तो साइंस टेक को ईजी मत लेना। आप में से जितने लोग प्रीलिम्स में फेल होंगे उनका सबसे बड़ा कारण एक तो सीसेट होगा, दूसरा आप ना ढंग से करंट अफेयर्स कवर करोगे, जो बेसिक ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उनको आप कवर नहीं करोगे, जैसे एनसीईआरटीज आप अच्छे से नहीं कवर करोगे, जो बुक्स हैं उनको आप रीड नहीं करोगे, शॉर्टकट ढूंढोगे, कोई कह देगा ये वीडियो देख लो वो वीडियो देख लो, ये सारी चीज़ें होंगी। और अब साइंस टेक है, एग्रीकल्चर है, आईआर है, ऐसी चीज़ों को मिस करोगे तो, और मैपिंग आप ध्यान से नहीं करोगे जो कंटेम्प्रेरी बेस्ड है, ठीक है। और करंट अफेयर्स आप किसी कंपाइलेशन पे निर्भर होगे जिससे प्रश्न आ नहीं रहा है, ये 65 वो 65 नाम से मार्केट में चल रहा है, जिसमें 8-9 महीने का कंटेंट वो लोग डाल देते हैं, वही पुराना कंटेंट यूज़ करते हैं। वो स्ट्रक्चर्ड होती है इसलिए आपको लगता बहुत अच्छा है, लेकिन आपके पास पुराना पेपर भी है, वो भी है आपके पास, कंपाइलेशन भी है, आप चाहे तो देख लो कि कितने जो है आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं उससे आ रहे हैं, तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो फेलियर का ये बहुत बड़ा रीज़न आपके होगा प्रीलिम्स का, कि अगर आपने साइंस टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर आईआर है ना, ये जो डायनेमिक टॉपिक्स ज्योग्राफी एनवायरनमेंट 2 ईयर्स के करंट अफेयर्स अच्छे से नहीं किए, तो बाकी चीज़ें देखो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब लोग पढ़ते हैं, जो बेसिक चीज़ें वो पढ़ते ही हैं। तो ये चीज़ मन के अंदर बिठा के आपको रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को फोकस करो, जितने साल का हो सके उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी आपको जो है लेकर चलना है, ठीक है। अब जैसे माइक्रो आरएनए है, ये क्या है, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, मतलब स्मॉल आर जो कि जीन के एक्सप्रेशन को करते हैं। जैसे जीन्स होती हैं बहुत सारी, वो जीन जैसे मान लो कि कोई पौधा है, पौधे का फ्रूट्स का साइज़ क्या है या पौधे का साइज़ क्या है, पत्तियां कैसी, वो जीन पर निर्भर करती हैं। तो उसके एक्सप्रेशन, या हमारे शरीर का कोई भी बात करोगे तो दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन जीन एक्सप्रेशन। सो ये जो स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल्स है जो कि रेगुलेट करती है जीन एक्सप्रेशन में बाय बाइंड, और ये जो बाइंड करती है एमआरएनए से, ठीक है, और एमआरएनए से, और एक पर्टिकुलर प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं हो पाता। देखो सिंपल सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो कोई भी जो जीन होती है ना, जीन का एक्सप्रेशन अगर आप बात करोगे तो वो प्रोटीन के प्रोडक्शन पे निर्भर करता है, प्रोटीन प्रोडक्शन। और ये जो प्रोटीन प्रोडक्शन है वो बेसिकली एमआरएनए पर निर्भर करता है। जो मैसेंजर आरएनए इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कि कौन सी प्रोटीन बनेगी, इस एमआरएनए से जो बाइंड कौन करता है, माइक्रो आरएनए। और ये जो माइक्रो आरएनए है, दोनों के रोल को समझना, यही जो माइक्रो आरएनए है वो इसको इनहिबिट करेगा, इससे प्रोटीन का प्रोडक्शन नहीं होगा, जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगी। तो ये माइक्रो आरएनए के रोल को आपको जरूर से ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे सी एलिगेंस करके है, सी एलिगेंस सिंपल ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर बहुत ही सही तरीके से, तो उसको मतलब इस ऑर्गेनिज्म को यूज़ किया जाता है टू स्टडी द जीन एंड ऑल। और एम्ब्रोस और रोवकन जो है उन्होंने डिस्कवर किया रोल ऑफ माइक्रो आरएनए इन कि किस तरीके से जीन एक्सप्रेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसलिए इसमें प्रीलिम्स में भी प्रश्न आ सकता है, माइक्रो आरएनए के रोल के ऊपर मेंस में भी प्रश्न आपके लिए बन सकता है। हाउ हैज सी एलिगन कंट्रीब्यूटेड टू आवर अंडरस्टैंडिंग, मतलब जैसे ऐसे बहुत सारी जीन को आइडेंटिफाई किया गया जो कि लाइफ स्पैन को या एजिंग प्रोसेस को जो इन्फ्लुएंस करती हैं, तो उससे आइडिया लग जाएगा कि कॉम्प्लेक्स जो मतलब यूकैरियोट्स हैं या जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एजिंग क्यों होती है, उनके लिए कौन सी जीन जो है स्टडी। तो ये कुछ फैक्ट्स मैंने जैसे पूरे आर्टिकल में ये चीज़ निकाल ली है, बाकी देखो इसमें बहुत डिटेल उतना याद नहीं रहेगा, तो ये कुछ पॉइंट्स आपके लिए निकाल लिए हैं जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसमें ऐड ऑन मैंने किया है माइक्रो आरएनए के बारे में, तो स्मॉल नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये फैक्ट आपको याद रखना है। और ये मैसेंजर आरएनए से बाइंड करते हैं, और इसके बाद मैसेंजर आरएनए इज़ नॉट एबल टू प्रोड्यूस द प्रोटीन, वो इन्फॉर्मेशन कैरी नहीं करता, प्रोटीन नहीं होगा तो जीन का एक्सप्रेशन भी जो है वो दैट इज़ अफेक्टेड, ठीक है। तो यही चीज़ इसमें पूरा डिटेल में मेंशन, आप रीड कर लेना। देखो माइक्रो आरएनए को शॉर्ट में माइक्रो आरएनए भी mRNA भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। mRNA और mRNA दो डिफरेंट चीज़ें हैं, माइक्रो आरएनए डिफरेंट है, मैसेंजर आरएनए डिफरेंट है। प्रोटीन प्रोडक्शन के प्रोसेस में मैसेंजर आरएनए का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखो ये टॉपिक, अब मैंने ये चीज़ पूरी आपको नहीं बताई है क्योंकि बहुत ही कॉमन सेंस पे बेस्ड है, क्लाइमेट चेंज एंड ऑल फैक्टर से 50 पता नहीं हज़ारों टॉपिक्स हमने इस पर डिस्कस कर लिए होंगे, तो ये मैंने नहीं। अब यहाँ पे टॉपिक निकल कर जो आता है जिसमें मैंने थोड़ा रिसर्च करके और आपके लिए कंटेंट बना दिया जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी प्रश्न बनने की, क्योंकि इन्होंने एक स्पेसिफिक पॉइंट पर चर्चा की है।
स्पेसिफिक पॉइंट को इन्होंने हाईलाइट किया है। तो ये ज्योग्राफी का एडवांस टॉपिक आपके लिए बनेगा, या आप यूट्यूब में सर्च करोगे कहीं आपको नहीं मिलेगा, मतलब जो आज के सेशन को। बाकी कल कोई देख के करेगा या मेरे सेशन के बाद कोई करेगा वो अलग चीज़ है, या आप देख सकते हो जाके, मतलब किसी को कोई डाउट हो या नए स्टूडेंट्स हो तो इस चीज़ को जरूर से करें, जिससे कि आपका एक ट्रस्ट जरूर से बनेगा। इसलिए आप चाहो तो एक बार देख सकते हैं। सो किसी भी चैनल पे जहाँ पे बहुत तरीके से आप देखते हो। तो एटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन, यहाँ पे अगर देखोगे तो इस आर्टिकल में ये चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है, ये पार्ट यहाँ पे मेंशन इस तरीके से है। अब इसको देखो, ये 2-4 लाइन तो चलो कोई आर्टिकल में लिखा है तो कर देगा, लेकिन इसे हमें डिटेल में करना है। ये रोल है, क्योंकि क्वेश्चन इसमें 10 नंबर का भी आ सकता है, बड़ा प्रश्न भी आ सकता है। सो एटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जो ट्रांसपोर्ट करता है वार्म वाटर को फ्रॉम द ट्रॉपिक्स टू द नॉर्थ अटलांटिक एंड हैज़ हेल्प टू कीप यूरोपियन विंटर माइल्डर फॉर सेंचुरीज। देखो बहुत सिंपल सा समझो, सपोज करो है ना कि एक तरीके से आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि है ना, जैसे सपोज करो कि एक है ना, एक आपका स्विमिंग पूल है, पानी बहुत ठंडा है ना। अब उसमें आपने क्या किया कि कहीं से पानी गर्म करके पाइप से जो है पानी को, गर्म पानी छोड़ा, ठीक है। तो वो गर्म पानी प्रेशर में जा रहा है तो आगे की तरफ मूव करेगा। जैसे जैसे गर्म पानी बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या है, टेम्परेचर नॉर्मलाइज होगा। तो यहाँ पे आप समझो कि इसी तरीके से क्या है कि जो ये अटलांटिक मेरिडोनियल, आप ये कैसे मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जिसे हम शब्द जिसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो इसको भी अगर इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये क्या है कि यहाँ से ये गर्म पानी को आगे की तरफ लेकर जाता है। तो यहाँ से क्योंकि ट्रॉपिकल जो अर्थ का अलोंग द ट्रॉपिक है, अलोंग द इक्वेटर, और ट्रॉपिकल जहाँ पे सूरज जो मूव कर मतलब जो रिलेटिव पोजीशन अर्थ के कंटेक्स्ट, अर्थ जो चेंज करती है, अर्थ के कंटेक्स्ट में सन की पोजीशनिंग जो चेंज होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में, तो उस कंटेक्स्ट में अगर आप देखते हैं तो अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन जिसे हम, ये शब्द जो हम यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि ये गर्म पानी इधर से इधर जाएगा, फिर इधर की जो जगहें हैं यही गर्म पानी जो आगे को ट्रांसपोर्ट होगा, इससे यूरोप का काफ़ी सारा इलाका, क्योंकि यहाँ जनरली पानी ठंडा होगा मेनली, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी लो होता है, तो इन जगहों पे जो टेम्परेचर है उसको हाई रखने के लिए या रेगुलेट करने के लिए, बहुत लो ना रहे है ना, और वहाँ के क्लाइमेट और वेजिटेशन को रेगुलेट करने में इसका एक महत्वपूर्ण रोल जो है वो होता है अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अगर ये मूवमेंट आपका पानी का सर्कुलेशन इस तरीके से नहीं होगा तो इस जगह पे पानी बहुत ठंडा होता जाएगा और इस जगह पे पानी बहुत गर्म होता जाएगा। तो पानी की मिक्सिंग में एक प्रकार से बहुत रोल है। पानी की मिक्सिंग में अगर टेम्परेचर पानी का बेटर हो जाएगा तो उससे आसपास का क्लाइमेट भी काफ़ी इफेक्ट होगा, क्योंकि मान लो टेम्परेचर बहुत लो है तो इवापोरेशन नहीं होगा, बट टेम्परेचर थोड़ा हाई हो गया या थोड़ा एक लेवल तक हो गया तो वहाँ मॉइस्चर बनेगा, वो जो कि फैसिलिटेट करेगा बारिश जैसी चीज़ों को, या विंड पैटर्न, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में भी ये सारे जो डेवलपमेंट्स हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से उनका रोल आपका होता है। ठीक है, तो ये अटलांटिक मेरिडोनियल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन मेजर ओशन करंट सिस्टम है। अर्थ क्लाइमेट को मेंटेन या रेगुलेट करने में इसका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसमें बहुत सारे है ना, मतलब ये वार्म वाटर, सॉल्टी वाटर ट्रॉपिक से नॉर्थ अटलांटिक रीजन की तरफ लेकर जाता है। ठीक है, और वेयर इट कूल्स एंड सिंक्स क्रिएटिंग अ साइकिल दैट इन्फ्लुएंस वेदर पैटर्न अक्रॉस द गोल। ठीक है, तो ये जाएगा सॉल्टी वाटर ट्रॉपिक से नॉर्थ अटलांटिक की तरफ लेकर जाएगा, जहाँ पे वो ठंडा होगा, फिर वो नीचे की तरफ जाएगा, और ये जो थोड़ा बहुत जो टेम्परेचर चेंज होगा ये कहीं ना कहीं अर्थ के क्लाइमेट में भी रेगुलेट करने में काफ़ी रोल प्ले करता है। टेम्परेचर और क्लाइमेट जो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में है उसको रेगुलेट करने में महत्वपूर्ण रोल है। मैराइन इकोसिस्टम को काफ़ी अफेक्ट करता है, समुद्री जो इकोसिस्टम है। इवन कार्बन साइकिल जो है ही उसको भी ये काफ़ी रेगुलेट करता है। हीट और न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि पानी ट्रॉपिक से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो जो हीट है और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत रोल प्ले करता है। तो इससे काफ़ी अधिक जो फाइटोप्लैंक्टन्स और ये सब भी उस जगह पे उगते हैं, और जो कि अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से काफ़ी सारा जो कार्बन एटमॉस्फेयर में है उसको वो यूज़ करते हैं हम CO2 के फॉर्म में एब्जॉर्व करके या किसी और फॉर्म में जो है वो एब्जॉर्व करके, और वो अपने प्रोसेस में यूज़ करते हैं, और फिर एटमॉस्फेरिक कार्बन जो है वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट आपका होता है। रिसेंट स्टडी क्या कहती है कि ये जो AMOC है ये वीक पड़ रहा है। अब ये बहुत बड़ा मतलब मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि अगर ये चीज़ होगी तो इससे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे, राइजिंग सी लेवल हो सकता है, पूरा इकोसिस्टम डैमेज हो सकता है। आप समझो कि वो जो गर्म पानी बहुत बड़ा सोर्स है अर्थ के इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, अर्थ के जो क्लाइमेट है उसको मेंटेन करने के लिए। अगर उसमें डिसरप्शन होता है तो वो पूरा डैमेज कर देगा और उसका बहुत एक्सट्रीम देखने को मिलेगा इवेंट। यूके में सीवियर वेदर कंडीशंस आपकी हो सकती हैं।
ठीक है। ये फाइंडिंग कहा गया कि जो AMOC है वो पूरा कोलैप्स कर रहा है। इसका जैसे वेदर पैटर्न की बात करें तो ग्लोबल वेदर पैटर्न पे एक्सट्रीम इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी आपकी विंटर स्टॉर्म यूरोप की बढ़ सकती है, रेनफॉल पैटर्न वेस्ट अफ्रीका में अफेक्ट हो सकता है, हरिकेन्स इंटेंसिटी और बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये याद रखना, देखो ये AMOC क्या है वो तो है ही, प्लस का इम्पैक्ट भी बहुत अधिक क्या है वो भी पूछा जा सकता है। सो हमारा किस टाइप से, देखो सब कुछ डिपेंड करता है हम क्लाइमेट चेंज के लिए क्या कर रहे हैं। तो जो भी फैक्टर्स इस अर्थ के क्लाइमेट को चेंज करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, खास तौर से ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, तो उनको हम उन फैक्टर्स को हमें रिड्यूस करना, मतलब मिटिगेशन स्ट्रेटजीज जो है हमें डेवलप करना है। तो ग्रीन हाउस गैस की एमिशन को हमें जो है रिड्यूस करना है। उसके बाद सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस हमें प्रमोट करना है जिससे मैराइन इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्ट कर सके। और क्लाइमेट चेंज के लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जो कि अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस होती है उसमें जो लीडरशिप है उसको थोड़ा प्रोएक्टिव होकर कदम उठाने पड़ेंगे। माउंट एटना देख लेते हैं। ये भी आप देखोगे तो इसमें जो डायग्राम बना है इस आर्टिकल में, ऊपर साइड पे माउंट एटना के बारे में मेंशन्ड है। माउंट एटना आपका कहाँ लोकेटेड है? सिसिली, इटली के अंदर। इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में कंसिडर किया जाता है। एरिया अराउंड माउंट एटना की बात करें, रिच इन बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्स इकोसिस्टम को भी ये सपोर्ट आपका जो है आपका करता है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई द लोकेशन ऑफ चाइना अर्थक्वेक मैटर। क्यों जो लोकेशन है चाइना अर्थक्वेक का वो मैटर करता है। अब देखो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे टिगरी काउंटी है जो कि तिब्बत रीजन के अंदर है, वहाँ पे ये अर्थक्वेक आपका आया है। और यहाँ पे मेनली अगर आप देखोगे, नॉट ओनली गेटवे टू द मैजेस्टिक, माउंट एवरेस्ट के यहीं से रीच किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे है ना जो काउंटी है लगभग 7,000 लोग इसमें यहाँ रहते भी हैं। तो काफ़ी सारे, लगभग आई थिंक मोर देन 120+ लोगों की इसमें डेथ भी हुई है। लाहसा टेरेन की बात किया जाएगा तो यहाँ पे जो मेन एरिया है, तो यहाँ पे एक तरीके से जो मैंने अभी डिस्कस भी किया है, स्लैब टीयरिंग और लाहसा ब्लॉक, वो जो मैंने एक्सप्लेन किया वो आपको याद रखना है। तो रिसेंट जैसे अब देखो इसमें क्या है कि अब ये चीज़ समझनी कि जैसे इसमें थोड़ा जो एक्स्ट्रा आर्गूमेंट आपको मतलब देखना है कि जो चाइनीज़ सरकार बड़े बड़े डैम, मेगा डैम्स और ये सब प्लान कर रही है इन्हीं जगहों पे। अब बड़ा कोई अर्थक्वेक होगा तो डैम की दीवारें थोड़ी ना बचेंगी। अब 7.1 और 8 और 9 ऐसा कोई अर्थक्वेक आ जाएगा तो वो डैम ही पूरा मतलब टूट जाएगा। अब बड़ा डैम आपने बना रखा सडनली, तो आप सोचो कि जो डाउन स्ट्रीम में देश हैं या एरिया है, इवन चाइना में बहुत नुकसान होगा, लेकिन जो डाउन स्ट्रीम एरिया दे विल ऑल्सो बी वेरी मच अफेक्टेड। सो यहाँ पे जो हिमालयन रीजन वाटर इंपॉर्टेंट वाटर रिसोर्स है, थर्ड पोर्ट ऑफ द प्लानट भी कंसिडर किया जाता है, सिग्निफिकेंट सोर्स है फ्रेश वाटर का। और ये जो डिसरप्शन अर्थक्वेक की वजह से, इससे क्या होगा, रिवर के कोर्स चेंज हो सकते हैं, रिवर के कोर्स चेंज हो सकते हैं। इसके अलावा फ्लडिंग की जो है फ्लडिंग हो सकती है, ग्लेशियर्स टूट सकते हैं, उसका डिस्टेबलाइजेशन है। तो ये सब चीज़ें, जैसे अर्थक्वेक अगर आपसे पूछा जाए कि अगर हिमालयन रीजन में अर्थक्वेक आता है तो उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो ये ध्यान रखना। ये पॉइंट्स अगर आपके पास है तो आप लिख सकते हो। सो व्हाट कॉज्ड अर्थक्वेक, ये अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का जो कोलिजन है वो एक बड़ा आपका फैक्टर है। इसमें साइंटिस्ट काफ़ी स्टडी भी कर रहे हैं, और इसमें जो मैंने स्लैब टीयर और जो लासा ब्लॉक में चेंजेस हैं, रैप्चर है, वो फैक्टर भी हैव डिस्कस्ड। सो काफ़ी कम्युनिटी और ये सब भी अफेक्ट हुआ, टूरिज्म इफेक्ट होगा। कम्युनिटी धीरे धीरे जो है लोकल गवर्नमेंट सपोर्ट भी प्रोवाइड आपका कर रहा है। फ्यूचर के अंदर हमें जो एक्टिविटी है, प्रिडिक्टिव फ्यूचर एक्टिविटी मैटर करती है, प्रिपेयर्डनेस हमें बढ़ानी पड़ेगी, और कोई भी डेवलपमेंट करे तो उसमें एनवायरमेंट कंसंट्रेशन भी देखना है। नेक्स्ट देखते हैं पनामा कैनाल और ग्रीनलैंड। तो यहाँ पे देखो दो चेंजेस है। पनामा कैनाल के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। पनामा कैनाल पे, क्योंकि पनामा जो कैनाल है उसको यूएस ने ही दे दिया था पनामा को, तो उस पर डोनाल्ड ट्रंप उस ट्रीटी को कहते हैं सही नहीं है, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस वहाँ बढ़ रहा है। ग्रीनलैंड पे भी कहा गया कि जो कि ग्रीनलैंड में लार्ज यूएस मिलिट्री बेस भी है, और ये डेनमार्क से मतलब इसमें जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड पे जो मतलब जो बिलोंग करता है वो डेनमार्क को बिलोंग करता है। तो लॉन्ग जो कि यूएस का एक इम्पॉर्टेंट एलाई भी है और नाटो का फाउंडिंग मेंबर भी है। तो यहाँ पे डेनमार्क का जो क्लेम है ग्रीनलैंड पे, तो उस पर भी क्वेश्चन जो है डोनाल्ड ट्रंप ने उठाया है। तो अब देखो ऐसे जो लीडर्स मतलब आएंगे तो हर चीज़ ही अगर मान लो, फिर तो चाइना भी यही कर रहा है, यूएस भी अगर ऐसी अप्रोच में रहेगा तो कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत अधिक हो जाएगा। देखो विश्व में अब जो लड़ाई है ना, वो बड़े बड़े जो लीडर्स उनके ईगो की ही लड़ाई चल रही है। अब जैसे आप देखोगे जो लीडर्स का बिहेवियर वो सिमिलर है ना। आप एक पोजीशन तक जब रीच कर जाते हो तो आप आपका अपना कॉम्पिटिटर, अपना एनिमी, कौन आपके नीचे, तो आपके नीचे जो है तो वो तो आपके लिए कोई मैटर नहीं करते हैं,
जिनको आप कंट्रोल कर सकते हो। जिनको नहीं कंट्रोल कर सकते हो वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बेसिस पर अगर वो कुछ और करेंगे उन्हीं को देखा देखी में आप भी करोगे या फिर आप उनको नुकसान पहुंचाना चाहोगे। तो यही बिहेवियर एक प्रकार से इंटरनेशनल ऑर्डर में भी देखने को मिल रहा है, जो कि लीडर्स भी हैं जो है, तो कोई सही है कोई गलत है। अब इतने बड़े लेवल पे जो बड़ी पोजीशंस में होते हैं उनका जो माइंड होता है वो बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, तो वो जो सोच अपनी होती है उस पर वो इतना ज़्यादा अडिग होते हैं कि वो चेंज नहीं करते हैं, और इस वजह से कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत अधिक हो जाएंगे विश्व के अंदर फ्यूचर में। ठीक है, तो एक्सप्लोरिंग ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे देखो एक चीज़, तो एक फजॉर्ड जो कि पूछा भी गया, मैं डायग्राम बता देता हूँ। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है इसे फजॉर्ड भी बोलते हैं। यूपीएससी ने पूछा था, और यूपीएससी ने पूछा था, एक हमारा ही सेशन था, मतलब मेरा ही सेशन था, जिसमें फजॉर्ड को डिटेल में मैंने पढ़ाया है। पूरे यूट्यूब में सर्च कर लेना, फजॉर्ड किसी ने कवर नहीं किया था। उसके पीछे भी नॉर्वे में कुछ डेवलपमेंट हुआ था उसकी वजह से। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड इन डिटेल फजॉर्ड क्या होता है, कैसा होता है, और यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न पूछा हुआ, ये मैंने स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। सो ये ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोलर बियर, वेल्स और ये सब बहुत सारी वर्ड वैरायटी भी हैं। यहाँ पे इन्यूट कल्चर भी है, रिच इन स्टोरी टेलिंग, आर्ट, कम्युनिटी वैल्यू, लैंग्वेज। ठीक है, तो ये कल्चरल लैंडस्केप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेप्ड बाय इन्यूट्स, देयर है ना, देयर ट्रेडिशन एंड मॉडर्न एडाप्टेशन, मतलब नई और पुरानी चीज़ों को अडॉप्ट भी वो कर रहे हैं। वाइब्रेंट कल्चर भी है यहाँ पर। ग्रीनलैंड ऑटोनोमस टेरिटरी है और ये डेनमार्क से बिलोंग आपका है। यूएस का भी इंटरेस्ट जो है इस पर अभी जागा है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ये भी आप कह सकते हैं। आइस का जो मेल्ट है वो इसको अफेक्ट कर सकता है। लोकल इंटरनेशनल एफर्ट है कि एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी को कैसे मेंटेन करे, वो ज़रूरी है। अब डोनाल्ड ट्रंप है, वो एनवायरमेंट को मानेंगे ही नहीं, तो अब फिर उसमें तो क्या है, तो बहुत बड़ा मतलब एक फेलियर है। मतलब जो बड़े लीडर्स हैं अगर वही माने ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज कुछ होता है, तो फिर क्या है, वो बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो हो सकता है। चलो, ये शेड्यूल आज हमारी क्लास है जो शेड्यूल क्रैश कोर्स है यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 को। मैं बार बार कहूँगा कि इसको मिस मत करना। 2 लेक्चर्स जो जैसा बताया वो हो चुका है, तीसरा लेक्चर रात को 9 बजे। हर वीक का शेड्यूल आपको मिल जाएगा। ये शेड्यूल है आपका फ्राइडे 10 को और सैटरडे, ठीक है, 11 को। तो ये जितनी भी क्लासेस आपकी होंगी, ये सारी की सारी क्लासेस, जैसे आज आपकी क्लास है एट्थ वाली, तो वो पासेस और रिवर से रिलेटेड है, तो वो आपको लेक्चर मिलेगा रात को 9 बजे। ठीक है, इनको प्लीज़ फॉलो करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शेड्यूल हर वीक में आपको रहेगा, और इसमें सारे स्टैटिक ओल्ड एनसीईआरटी मैपिंग के बाद मैं ओल्ड एनसीईआरटी कवर करूँगा। ज्योग्राफी की अल्टीमेट है, पिछली बार पूरी ज्योग्राफी उसी से आई थी। ठीक है, तो ये इस पूरे कोर्स के अंदर सब कुछ कवर्ड है, पूरा 2 साल का करंट अफेयर जो कि माइंड मैप के माध्यम से करेंगे। ठीक है, तो यूपीएससी 25 कोड यूज़ करना या इस नंबर पे कॉल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप डाउनलोड करके आप ज्वाइन जरूर से जरूर करें अगर इस साल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा साइंस टेक का कोर्स भी है और सेपरेट है, बट क्रैश कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड है। बट आप सेपरेटली जुड़ना चाहते हो तो आप इनको भी स्पेसिफिक कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स ऑन 2 इयर्स प्रीलिम्स करंट अफेयर भी सेपरेट है। और आप ज्वाइन करने के लिए saurabhpandeyupsc.com पे जा सकते हैं, ऑल कोर्सेज पे जा सकते हैं। ये नंबर याद रखना, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 9057921649। डाउनलोड सौरभ पांडे सीएससी ऐप, और ये अलग से हिंदू के से रिलेटेड आपका टेलीग्राम चैनल है, इसका भी हिस्सा बनना है। चलो, ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में मैंने पूछा था इसका आंसर है कि ये पैडी वैरायटी है। ठीक है, 5 AM सीरीज़ जो है उसमें ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं मॉर्निंग में जो 5 बजे आती है। मंडे टू फ्राइडे आपकी वो सीरीज़ रहेगी, तो उसको प्लीज़ फॉलो करें। ठीक है, और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। क्वेश्चन देख लो, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अटलांटिक मेरिडियोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन ऑन शेपिंग क्लाइमेटिक पैटर्न ऑन द ऑफ द रीजन। 15 नंबर में आपको लिखना है। आकलन सीरीज़ के अंदर जो मैं आपको बोलता हूँ, तो आप जो भी आंसर अपने चॉइस में 5 आंसर आपको चॉइस, जो भी आप क्वेश्चन अपने हिसाब से पिक करके और 5 क्वेश्चन का लिख के पीडीएफ बना के अपलोड कर सकते हैं। तो बी पार्ट ऑफ आकलन प्लस, इस नंबर पे कॉल करेंगे तो इसमें आपको एक कोड शेयर होगा जिससे अमाउंट 50% से रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, आकलन प्लस जैसे है। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। इस पर इतनी सारी स्लाइड कैसे आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।